हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टेस्ट 1 नज़र आ रहा है, पीडीएफ मैंने भेज दी है आप लोगों को और पीडीएफ देख कर एकदम से चक्कर आए होंगे कि 100 प्रश्न हैं और कोई अता पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तो पहले मैं बता देता हूँ, जिन्होंने टेस्ट एज ए टेस्ट वैसे लिखा हुआ टेस्ट तो समझ गए होंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी तो चाहते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़े बहुत प्रश्न हल कर लिए जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। अब हम यहाँ पर इसी प्रकार से अगले 10 दिनों में 10 टेस्ट हल करने वाले हैं। प्रत्येक टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी अपने पास 1000 जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका कलेक्शन है जो इस रूप में हो जाएगा। एक बार हम उन प्रश्नों को देख लेंगे ताकि एग्जाम में जब भी कोई प्रश्न आता है बाई चांस, या फिर हम नोट्स को रिवाइज तो कर रहे हैं बार बार लेकिन वहाँ से प्रश्न बनाकर नहीं देख रहे हैं, एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बनता है वो हमें याद नहीं रहता है, तो समस्या नहीं रहेगी। अब यहाँ पर पेपर हल करना है आप लोगों को। 100 में से 100 प्रश्न एक बार देख लेने हैं, कौन कौन से प्रश्नों के आंसर आपको आ गए हैं, कौन से नहीं आए हैं, तो फिर यहाँ से समझना है। और एक काम और करना है आपको एडिशनल, जो रिसर्च एप्टीट्यूड कह सकते हैं, जिसको हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है हिसाब, लेकिन फिर भी ओवरऑल मुझे जैसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपने जैसे आपके पास नोट्स तो बने हुए हैं, आपने महत्वपूर्ण बातें हैं सारी उस हर टॉपिक की लिख रखी है। अब आप पहले तो ये मिलान कीजिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा जब पढ़ेंगे उस समय कि कोई प्रश्न है जैसे आपको नहीं आ रहा है और वो नोट्स में है या नहीं है। अगर वो नोट्स में है और नहीं आ रहा मतलब आप कहीं ना कहीं पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और फिर नोट्स में नहीं है तो आपको नोट्स में उसको ऐड करना है। ये दोनों काम हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जितने प्रश्नों का कलेक्शन है राजस्थान के ख्यातनाम जो भी लेखक हैं उनके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न हैं। आप ऐसे मत सोच लेना कि मैंने जो इतने प्रश्न तैयार कर दिए और ये मार्केट में ऐसे एज ए बुकलेट है जो नहीं मिलते हैं, इस कारण से फिर ये पीडीएफ वैसे थोड़ी बहुत अच्छी नहीं बन पाई, लेकिन जैसे भी हैं कुल मिला के अपने नोट्स हैं उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के हिसाब से ये बढ़िया रहने वाले हैं अपने लिए। और डेली 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मनोविज्ञान ऐसा विषय है जिसको आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो 100 प्रश्न देखेंगे, 100 में से 10-20 प्रश्न भी अगर बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर और याद रहते हैं तो वो एग्जाम में अपना फायदा करने वाले हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से ही, आंसर की शुरुआत करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने पेपर हल किया है और पेपर हल करने के बाद अब आप आंसर की देख रहे हैं और ये मिलान कर रहे हैं कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो सबसे बढ़िया है। अगर आप जो चाहते हैं कि पहले चलो ठीक है मैं हल कर लेता हूँ उसके बाद मिलान करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरी तैयारी किस लेवल पर है, अभी तक हल नहीं किया, अब इसको पॉज कर लीजिए, रोक दीजिए, पहले पेपर हल कर लीजिए पीडीएफ, क्योंकि आपके पास सही है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा आलस है, जो परेशान करता है, उनको लगता है कि केवल ये देख के ही काम चला लेते हैं, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से निर्णय आपको ही लेना है। ऑनलाइन वाली पढ़ाई में यही सबसे बड़ी बीमारी है। तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है। अब देखो, ज्ञात से अज्ञात वाला है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की बात भी करते हैं हम, पूर्ण से अपूर्ण की ओर, पूर्ण से अपूर्ण नहीं अंश की ओर की भी बात करते हैं हम। अब अज्ञात से आप ज्ञात की ओर नहीं जा सकते, यानी कि दूसरा ऑप्शन है वो कभी भी शिक्षण सूत्र नहीं हो सकता है और यही इसका आंसर होगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन अगर आपने इसमें सही किया है, पहले से ही अगर देख रहे हैं जैसे मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ उस समय भी अगर आप सोच रहे हैं तो भी आपको जो यहाँ अगर सेकंड आपने किया तो इसका मतलब वो सही किया है। दूसरा है कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है। तो कार्य सूचक क्रिया है उसको आपको परिभाषित करना। अब क्रिया कैसी है, कार्य सूचक है, इसका मतलब आपको उसके बारे में क्या है ज्ञान है, और वो उद्देश्य भी ज्ञान से रिलेटेड ही रहेगा। बाकी बोध है सेकंड नंबर पे आएगा, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीजें हैं जो बात की है। कार्य सूचक क्रिया से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे उद्देश्य कौन सा रहेगा, ज्ञान रहेगा। तीसरा प्रश्न है अपना, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं, तो वे किसे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, तो ये तो गलत हो गया। सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की बात नहीं की जाती है, यानी कौन सा बच्चा है वे कैसे सीखते हैं, वो जो गलतियां कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है कि वो किस स्तर पर जाकर उनको समझाया जाए तब जाके वो सीखेंगे। तो उनके द्वारा जो गलतियां होती हैं उससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो कैसे सीखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो सीखने का क्षेत्र ही चाहिए, अनुभविक है, भावात्मक है, आध्यात्मिक है, व्यावसायिक है। अब सीखने की बात आ रही है तो उसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ अवेलेबल में रहेगा वो रहेगा भावात्मक। सीखने का क्षेत्र हो सकता है, अनुभव है वो भी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, लेकिन जो क्षेत्र की बात की जाए तो फिर भावात्मक इसका सही आंसर रहेगा।
पांचवा क्वेश्चन है, जब बालक कार्य करते ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः वह कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। इसका मतलब कि यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसका मतलब बालक को उसमें क्या नहीं आ रही है, रुचि नहीं आ रही है। बालक बुद्धिमान नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, योग्यता नहीं है ये भी नहीं है, और अनुशासित करने की आवश्यकता वाली बात भी नहीं है। अगर वह ऊब रहा है इसका मतलब संभवतः कार्य है जो यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज है अगर वो रिपीट होती जा रही है तो फिर निश्चित रूप से बालक है जो उगने, कोई भी व्यक्ति हो उगने लगता है। पांचवें क्वेश्चन के बाद छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से कथन सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। अब यहाँ पर चार ऑप्शन है जैसे, और एक है जो मतलब कि प्रक्रिया की बात की जा रही है, सीखने की प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो कौन सा है उसको सीखने की प्रक्रिया की विशेषता ही नहीं मानना हमें। तो देखो, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, अनधिगम का मतलब हो गया एक तरीके से इसका उल्टा, सीखने का उल्टा। आप कुछ मतलब ऐसा है जो आप चाहते हैं कि ये चीज है जो इसको भूल भूल ना जाए एक तरीके से। और सेकंड है ऑप्शन, थोड़ा सा इधर जूम इन कर लेते हैं इसको ताकि क्लियर नजर आ जाए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अब यहाँ बहुत सारे आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह है ऐसी जहां पर ये शब्द अगर आ जाता है तो फिर वहां पर वो कथन है जो थोड़ा गलत हो जाता है। यानी कि यहाँ जो सेकंड है वो विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि शैक्षिक संस्थान के अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं मार्केट से गुजर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप वहां से सीख सकते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से इसको कहा जाना चाहिए, लक्ष्योन्मुख होता है सीखना, सही बात है ये भी। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाला या सेकंड जो ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा इसका। आगे जो सातवां प्रश्न है इसकी बात करते हैं हम। सातवें प्रश्न में हमसे पूछा गया है एलेक्सिया के बारे में। तो ये आपने जरूर ही पढ़े होंगे, बहुत सारी इस प्रकार के शब्द हैं, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ सीखने की अक्षमता है उसको अंग्रेजी में जो शब्द उसके लिए काम में लिया जाता है वो लिया जाता है एलेक्सिया। नेक्स्ट है समग्रता के सिद्धांत, यानी कि गेस्टाल्ट जो थ्योरी है उसका प्रवर्तक कौन है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में हम जानते हैं कि कोलर है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, समग्रता वाला सिद्धांत दिया था। और कोलर चिंपांजी पर प्रयोग वगैरह वो सारी चीजें हैं जो आपको पता ही है। कोलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किसके ऊपर किए थे। तो कोलर के बारे में अगेन जो प्रश्न है वो डिपेंडेंट है। सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, नाम वैसे पूछेंगे नहीं लेकिन आपको याद भी होगा, और मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, चिंपैंजी का नाम ही सुल्तान था। 10वां प्रश्न है गेस्टाल्ट का मतलब क्या है। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्राकार या पूर्णाकार। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 10वें में। 11वां प्रश्न है, यह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन का प्रारंभ करता है। कुल मिलाकर ऐसी अवस्था है जहाँ बच्चा है जो तार्किक रूप से किसी वस्तु को, किसी घटना को है जो समझ पाता है और उसके विषय में चिंतन प्रारंभ कर लेता है। तो वो अवस्था कौन सी रहेगी। तो जब यहाँ तर्क शब्द आ गया है इसका मतलब उसका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं इमेजिन कर पा रहा है, मतलब बहुत अच्छे से देख पा रहा है बात, जो भी घटना उसको, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसको कहा जाएगा। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पर अपने 11वें प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कोई भी बालक है अगर वो तार्किक रूप से बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका चिंतन है वो मूर्त कहलाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो कहलाएगी। और कुछ को लग रहा होगा कि ये पहले और दूसरे में क्या अंतर है, तो ये पूर्व है और यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना आगे थोड़ा देख लेते हैं, संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो देखो, संज्ञानात्मक जो संरचना है वो संशोधित हो गई है, एक तरीके से उसको हमने क्या कर दिया है, एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट कर दिया मतलब कि समायोजन, यहाँ पर आंसर आएगा। अब विद्वान का नाम क्या रहा, पियाजे, और संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात की जा रही है, एडजस्टमेंट या समायोजन है जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक की बात की जा रही है। तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक मतलब कि वर्दाइमर, वर्दीमर या वर्दाइमर इस टाइप में ही नाम आता है इनका। और 14 नंबर का क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो स्किनर से रिलेटेड है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब तो कोई समस्या ही नहीं, बात बताने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रश्न का आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन स्किनर।
पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, यह अवस्था क्या कहलाएगी? मतलब नजर नहीं आ रही है लेकिन आप उसकी मतलब उसके अस्तित्व के बारे में थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को कहा जाता है संवेदी। ये गायक नहीं है, गामक है, गामक अवस्था। तो पहला ऑप्शन इस 15वें का सही उत्तर हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। आगे हम बात कर रहे हैं 16वां प्रश्न है, ये विचार है कि विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसी बात कौन करते हैं? जेरोम ब्रूनर करते हैं, किसी भी अवस्था में। और एक है जैसे कोई भी बालक ले आओ मैं उसको कुछ भी बना दूंगा, वो वाटसन अलग है। यहाँ पर किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, ये बात कही थी जेरोम ब्रूनर ने, ये आपको याद रखना है। 17वां है, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? अगर आप इसका मिनिमम उपयोग करेंगे तभी आप फायदे में रहेंगे, तो वो है पुरस्कार। अब कम से कम प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए इसका? तो इसके पीछे है क्योंकि कुछ दिनों बाद जो बालक है उसका मोटिवेशन पुरस्कार से धीरे धीरे हटने लग जाएगा, अगर वो सेम टाइप का काम है, सेम टाइप का कुछ है तो। अब इसके बजाय आपको कौन से तरीके हैं जो ज़्यादा काम में लेने चाहिए? जैसे प्रवृत्ति है उसको रोचक बनाया जाए, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति है जो मानव के लिए ज़्यादा, मतलब बच्चे हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और बच्चे के खुद के जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उनको अगर आप अधिगम अभिप्रेरणा से जोड़ रहे हैं तो वो जो बहुत प्रभावशाली रहेंगे। 18वां प्रश्न है आगे, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो ये जो प्रश्न नंबर 18 है पहले एग्जाम में आया हुआ भी है। जैसे कृष्ण ने नृत्य के समय 1 घंटे से बढ़ाकर नृत्य के समय को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। अब इसका मतलब ऐसे समझ लो जैसे उसको सीखना है, कहीं कोई कार्यक्रम है उसके लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो चीज है, तो इसको अभिप्रेरणा कह सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट ने 12 साल की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। अब ये सीधा सीधा अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं माना जा सकता। बाकी जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी, जैसे मान लो कि जगन है जो बाबा रामदेव जी का भक्त है, वही बात है। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों से सहसंबंध स्थापित करने की प्रगति की है, तो ये भी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसके पीछे कारण कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं से वो मोटिवेट होके और यहाँ पर काम कर रहा है। तो जो दूसरा ऑप्शन है, अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ऐसे लगेगा कि यहाँ पर जो कहानी है वो किससे रिलेटेड है, तो कोई भी एक 12 साल का बालक है वो अभिप्रेरित होकर दर्शन का अध्ययन कभी नहीं करेगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक है जिसके कारण से वो इस मतलब स्ट्रीम में प्रवृत्त हो रहा है, दर्शन स्ट्रीम में फिलोसोफर की स्थिति बनती है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, यानी कि वह किस प्रकार की प्रेरणा से अभिप्रेरित है, ये पूछा गया है। तो देखो बालक खुद से प्रयास कर रहा है ना, और उसको निश्चित रूप से उत्तीर्ण होना है। तो फिर अगर कोई विद्यार्थी खुद से प्रयास कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत काम कर रही है आंतरिक अभिप्रेरणा। और जो अभिप्रेरणा है उसमें वास्तव में जो सच्ची अभिप्रेरणा है जिसके बाद फिर आदमी है जो थकता नहीं है, खूब काम करता है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा ही होती है। बाह्य अभिप्रेरणा है वो धीरे धीरे हो सकता है, कुछ समय तो जोश बना रहे लेकिन बाद में वो कमजोर पड़ सकती है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो पूर्व बाल्यावस्था का मतलब हो गया जैसे बाल्यावस्था से थोड़ा सा पहले, तो दल समूह में रहने की अवस्था। अब ये तो नाम जल्दी से ही पता चल गया क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में ये स्थितियां जो नहीं होती। अनुकरण करता है, खेलता है, ठीक है, छोटे मोटे प्रश्न भी पूछेगा, लेकिन वो जो गैंग वाला सिस्टम है, मतलब दल समूह का मतलब आप थोड़ा अगर लोकल यहाँ की भाषा में बात करें तो गैंग नहीं बनाता है इसमें। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, यानी कि एकदम से गैंग का ऐसे शूटर टाइप हो जाते हैं, तो वो अवस्था होती है किशोरावस्था। अवस्था पूछा गया है, और समवयस्क का मतलब हो गया लगभग उसी उम्र के बालक, और सक्रिय सदस्य का मतलब हर प्रकार की गतिविधि में उसका कहीं ना कहीं योगदान शुरू हो जाता है। इस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये जो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, देखो स्किनर भी ये मानते हैं, उनका मानना भी ये है कि विकास है वो कंटिन्यूस है और इतना फास्ट है जो नहीं होता है।
और श्रीमती हरलोक के भी लगभग ऐसे ऐसे विचार हैं, यानी कि इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। एग्जाम में जब भी आएगा प्रश्न तो आपको ध्यान देना। विकास का अर्थ क्या है, आगे पूछा गया हमसे। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर अवस्था विकास का अर्थ है क्या। इसके अलावा अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो इसमें शब्द आपको देखना है परिपक्वता। यहाँ अभिप्रेरणा की जगह शब्द आ गया है परिपक्वता और इसके आधार पर यह प्रश्न का उत्तर भी है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है। जो 24वां प्रश्न है अपना, सिगमंड फ्रायड के बारे में आ रही है। व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मक और स्थलाकृत पक्ष दोनों का अध्ययन किया है सिगमंड फ्रायड। और व्यक्तित्व की संरचना, व्यक्तित्व वाला जो टॉपिक अगर आपने देखा है तो वहां पर सिगमंड फ्रायड के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। 25वां प्रश्न है, जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक अगर बुलाना चाह रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे। तो बलपूर्वक का मतलब हो गया एक तरीके से वो उसका क्या कर रहा है, दमन कर रहा है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल के नवीनतम प्रतिमानों की संख्या तो 180 है, तो ये संख्या है जो याद कर रखी होगी। मॉडल के नवीनतम प्रतिमान है जो 180 है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए। तो कोई भी विद्यार्थी है, जैसे अब सृजनशीलता है उसका पोषण करना है और बात आ रही है मास्टर क्या करेगा, भाई अध्यापक क्या करेगा। तो विद्यार्थियों को अगर आप एक टारगेट दे देते हैं और प्रयास करते हैं कि जो विद्यार्थी है उसका जो ध्यान है वो कहीं डाइवर्ट नहीं हो, वो लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहे हमेशा, तो निश्चित रूप से सृजनशीलता है वो पोषित रहेगी, कार्य केंद्रित के बजाय लक्ष्य केंद्रित। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन है, हिलफोर्ड के अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया जा सकता है। तो अभिसारी चिंतन कह लो चाहे सृजनात्मकता कह लो, ये लगभग है जो एक जैसा मीनिंग देंगे अगर गिलफोर्ड के हिसाब से हम बात करें। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सृजनात्मकता अथवा चिंतन के दो प्रकार हैं, एक अपसारी होता है एक अभिसारी। मतलब आप है जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको आजकल की मॉडर्न लैंग्वेज में कहते हैं, वो चीज आ जाएगी अभिसारी चिंतन में। नेक्स्ट है, आदतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आदतें जन्मजात होती हैं, ये पहला ही कथन है जो असत्य है, क्योंकि आदतें हैं जो हम डेवलप करते हैं। बहुत सारी अच्छी आदतें भी डेवलप हो जाती हैं लोगों में, बहुत सारी खराब आदतें भी हैं जो डेवलप कर लेता है व्यक्ति। नेक्स्ट है, बाकी सब देख लेते हैं। मूल प्रवृत्तियों को अभिप्रेरित करती हैं, सही बात है। ये आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति हमेशा नहीं हो सकती। बुरी आदत का निर्माण व्यक्ति में हो जाता है तो बुरी आदत आसानी से टूट जाती है। क्या लिखा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे लास्ट वाला भी गलत ही है। तो फिर दो उत्तर हो सकते हैं। देखो, आदतें जन्मजात नहीं होती हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जो लिखने वाला है वो चूकना कह सकते हैं इसको, सही बात है। व्यक्ति में अगर किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो वह बुरी आदत आसानी से नहीं छूटती है, ऐसे होना चाहिए था यार। बहुत सारे लोग हैं जिनको जैसे नशा वगैरह सीख जाते हैं तो ऐसे मतलब क्या कहते हैं, उनको नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाना पड़ता है। इसका मतलब वो होती आदत ही है लेकिन वो छूट नहीं पाती है, तभी जाके इतना मुश्किल पड़ती है उनमें। 30वां प्रश्न है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, तो ये भी हम बात कर चुके हैं। इदम परम अहम के बीच संतुलन हो, इदम अहम के बीच संतुलन हो, अहम परम अहम के बीच संतुलन हो, मजबूत अहम को बनाया जाए। जो अहम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। मतलब आप एक अच्छे इंसान बने, मजबूत अहम का मतलब यही है। पियाजे के नैतिक विकास के अनुसार किशोरावस्था है नैतिक वास्तविकता की अवस्था, दबाव के नैतिकता की अवस्था, परायत नैतिकता की अवस्था, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो स्वायत्त शब्द है वो ज्यादा सही है अगर हम पियाजे के हिसाब से बात करें नैतिक विकास की, तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। नेक्स्ट है, पूर्व किशोर अवस्था में संवेग होते हैं। तो पूर्व किशोर अवस्था में एक तरीके से अयुक्ति संगत, युक्ति संगत, नियंत्रित, नियंत्रित तो कभी हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। और युक्ति संगत भी नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। अब अयुक्ति संगत और अनियंत्रित एवं अयुक्ति संगत में ज्यादा सही लग रहा है ये, क्योंकि हम इसको नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब इसका विलोम इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। कोई भी एक बालक है, जब भी आपने बाल विकास पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा 1200 से लेकर 1400 ग्राम, उसमें से ही आता है आंसर।
और ये ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट है, शेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणी क्रम को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फी व्यक्तियों की श्रेणी और श्रेणी अनुपात है वो क्या बताया है। तो जब भी हम अगर बात करें तो 711 है वो शेल्डन के अनुसार शारीरिक गठन का अनुपात है, तो 711 इसमें सही उत्तर है। ऐसे भी बहुत सी बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, एंडोमार्फी व्यक्तियों की श्रेणी का अनुपात है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किसने किया था, तो टर्मन ने बुद्धि लब्धि पहली बार, ये जो संप्रत्यय कह लो चाहे टर्म कह लो, तो टर्म है टर्मन के द्वारा ही दी गई थी बुद्धि लब्धि। अब 36 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं हम, कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो चित्र है, जिस चिंतन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, प्रतीक चिन्ह है तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मांसपेशीय क्रियाएं ये अलग हो जाएगा, क्योंकि चिंतन में इनका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होगा। भाषा का चिंतन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महत्व रहता है। कौन सा कथन रुचि के बारे में असत्य है, असत्य पूछा गया है, ये थोड़ा कुचले शब्दों पर ध्यान देते हुए देखना है। रुचियां जन्मजात अर्जित दोनों हो सकती हैं, रुचियां समय के अनुसार बदलती हैं, बिल्कुल सही बात है। रुचियों का योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है, आदमी की योग्यता अभिक्षमता अलग हो सकती है, रुचि अलग हो सकती है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब है, ऐसा होना चाहिए था, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। रुचियां व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब हैं, क्योंकि आप जिन चीजों में इंटरेस्ट लेंगे निश्चित रूप से आपके व्यवहार में वो चीजें झलकेगी, तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की आगे क्या है, देखो नाम मात्र भूमिका है ऐसा नहीं कहा जा सकता, महत्वपूर्ण भूमिका है ये कहा जा सकता है। अपूर्वानुमेय आकर्षण ये है जो पॉइंट कट जाएंगे। व्यक्तित्व और बुद्धि में वंशानुक्रम का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। वैसे हम बात करते हैं वातावरण और जो वंशानुक्रम है उसकी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे 39 जो क्वेश्चन है, फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आएगा वो आएगा इदम, क्योंकि इसकी स्थिति है वो यहाँ जो बात की जा रही है, जैसे मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही अनैच्छिक रूप से है जो वो क्लियरिटी नहीं आ पाती है, उसके बावजूद भी अगर संभावना बनती है सत्यता और नैतिकता की अवहेलना की, तो वो इदम में आएगा। 40वां प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में निहित है। तो ब्लूम में संज्ञानात्मक आता है, क्रियात्मक आता है, फिर भावात्मक आता है, यानी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है कि कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में निहित नहीं है, फिर यहाँ उपरोक्त सभी के बजाय एक नाम अलग आ जाएगा, उसको आपको सही करना रहेगा। नेक्स्ट है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी गण बहुत सी विरोधाभासी ही है परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने के डर, थोड़ा सा अस्पष्ट लिखा हुआ है, मतलब कुल मिला के दंडित होने से डरता है। निम्न में से सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है। तो यहाँ पर कौन सी स्ट्रीम है उसके साथ है जो वो लागू होगी, मतलब बालक है वो शिक्षक के सामने गलती स्वीकार करना चाहता है, लेकिन उसको ये टेंशन सता रही है कि बाई चांस मैंने गलती स्वीकार की बाद में मुझे सजा मिलेगी, तो इसको हम कहेंगे पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती हैं, उनमें से एक होती है पद्धति वर्जन, यानी एक तरीके से तो वो सही काम करना चाह रहा है लेकिन फिर उसको लगता है कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, तो फिर वो रोक देता है मामले को। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है, क्या है, हाँ, अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, या ओवरऑल कह लो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का, खैर हम एकदम से तो नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कुल मिला के इस तरह से हम मान सकते हैं जैसे कोई एक बच्चा है और 36% में पास करते हैं अपने, और एक बच्चा है उसको आप मतलब आपका मतलब कभी भी आप केवल एक शिक्षक के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि शिक्षकों को इतना काम में उलझा रखा है कि उनको पढ़ाने का टाइम मिलता नहीं है। लेकिन हमारी जो सरकार की व्यवस्था है उस सिस्टम में एक पूरे साल तक एक कोई बच्चा है और वो 36% नंबर नहीं ला पा रहा है, यानी कि मतलब आप उसको 36% 37% ला रहा है तो उसको आप टेक दे रहे हैं कि वो एकदम सही है, आगे क्लास के लायक हैं, और 36% से डाउन रह गया, तो यानी तो ओवरऑल जो व्यवस्था है पूरी व्यवस्था है वो वहाँ पर कम्प्लीटली फेल मानी जानी चाहिए।
एकदम थर्ड क्लास व्यवस्था उसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा, व्यवस्था फेल हो गई है, बालक कभी फेल नहीं हुआ है। या हम ऐसे कह देते हैं कि ये जो पढ़ता नहीं था, बहुत सारी और चीजें बहाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सिस्टम में फॉल्ट तो छोड़ रखे हैं, तभी जाके ये स्थितियां बनती है। आगे है उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। किस तरीके से दिए जा सकते हैं? उपलब्धि परीक्षण में दो चीजें हो सकती हैं। कोई विद्यार्थी हैं जैसे बहुत सारे मूल्यांकन है, मूल्यांकन में भी हम एक जो कंटिन्यूस मूल्यांकन होता है, एक जो योगात्मक होता है, दो प्रकार से हैं जो यहाँ उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? ये खाने को चखता है मतलब कि जैसे मास्टर ने पढ़ा दिया, बाद में टेस्ट लेता है, तो सीखने के रूप में वो एक तरीके से क्या कर रहा है? आकलन कर रहा है, सीखने के रूप में आकलन कर रहा है। उसको पता चलेगा कि भाई क्या स्थिति है। जब भी टेस्ट होता है, कोई यूनिट पढ़ने के बाद हमारा टेस्ट होता है, तो वो। और नेक्स्ट है, एक विद्वान का नाम है ये ज़ज़ोक। यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। किस तरह की स्थिति होती है? तो संज्ञान अलग चीज है और भाव अलग चीज है, यानी कि आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नाम में मुझे लग रहा है कि ऐसे लग रहा होगा, ज़ज़ोक इस तरह का नाम है। अंग्रेजी में इसका क्या रहता है वो देखते हैं, देखें। नेक्स्ट 46 नंबर पे जो क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप प्रचलित योजना में कोई नई जानकारी जोड़ना चाहते हैं तो आप उसको क्या कर लेते हैं? आत्मसात कर लेते हैं। आत्मसातकरण इसको कहा जाएगा। 47 नंबर पे है, सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है कहीं ना कहीं, और यह कथन है जो किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो कहीं ना कहीं देखो, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। निर्माण का मतलब कहीं ना कहीं रचना हो रही है। यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ 48 में इजी सा क्वेश्चन है, अधिगम वक्र आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। वक्र का मतलब होता है एक तरीके से जो नेगेटिव परिस्थितियां बनती हैं, 3 प्रकार के जो अधिगम वक्र होते हैं, वहां से एक सिंपल सा प्रश्न बनाया है इन्होंने। तो अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है ये पूछा गया है, और आंसर हो जाएगा इसका 3। 49 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हमसे, समायोजन व्यक्ति की योग्यता है। वास्तव में अगर कहा जाए तो समायोजन व्यक्ति की योग्यता है, जो उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, वातावरण के कारक वगैरह हैं, उनको सबको बैलेंस करता है और उनको संतुष्ट भी करता है। तो निश्चित रूप से समायोजन है जो क्या है? योग्यता है। नेक्स्ट है, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दूरग्राह्य त्रिकोण किसने कहा था? जेपी नायक हैं, उनसे रिलेटेड है समानता, गुणवत्ता और परिमाण। जेपी नायक के साथ आप याद रखें दूरग्राह्य त्रिकोण। नेक्स्ट है, विकास संबंधित है, तो विकास का संबंध किससे है ये पूछा गया है? वृद्धि है, आयु है और परिपक्वता। ये सारे विकल्प हैं जो इसमें क्या हो जाएंगे? विकास से रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि विकास है वो वृद्धि से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, अप्रत्यक्ष रूप से ही है लेकिन है, परिपक्वता से है निश्चित रूप से। तो सभी विकल्प सही है। आगे है, वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो ऐसे दोनों का प्रत्यक्ष रूप से मापन किया जा सकता है, पॉसिबल नहीं है ये। विकास अलग चीज है, वृद्धि का मापन कर सकते हैं। दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं, कुछ समय बाद वृद्धि है जो रुक सकती है, यानी असत्य हो गया। दोनों को देखा जा सकता है। विकास है उसको एकदम से प्रॉपर वे में आप नहीं देख पा सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, यहाँ इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वृद्धि है वो विकास से रिलेटेड है, विकास है वो वृद्धि से रिलेटेड है। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, पुनर्बलन के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, सही है। नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को कम करता है, ऐसा क्या माना जा सकता है? तो ऐसा नहीं माना जा सकता है। नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है, कम नहीं करता, अनुक्रिया को बढ़ाता है। नकारात्मक पुनर्बलन दंड के समान है, ये सही बात है, एक तरीके से सजा। और इसमें होता क्या है, जैसे आपने कोई ऐसा काम किया है, उसके बाद आपको सजा मिली है, तो बाद में वो जो काम आपने किया था, कहीं ना कहीं वो चीज़ है आपको मतलब बहुत अलग लगेगी। और बहुत सी बार क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में जो नकारात्मक पुनर्बलन और ज्यादा ही नेगेटिविटी लेके आ जाता है। आगे है, अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो वैसे प्रश्नोत्तर जो पद्धति है उसके बारे में सुकरात है वो फेमस है, सुकरात पद्धति भी कहा जाता है, वैसे इनके नाम पे इसका उपनाम भी है। तो अभी सर्वप्रथम की बात की गई है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुकरात।
55वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है, वह परीक्षक को दोष देता है। इस प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं? फेंकना, मतलब सामने वाले पे ढोल देना। अपने यहाँ लोकेलिटी में कहते हैं ढोल देना, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली वो बातें। तो परीक्षक को अगर दोष दे रहा है, इसका मतलब उसने क्या कर दिया? उसको प्रक्षेपित कर दिया है। प्रक्षेपण इसको कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास की कौन सी अवस्था में नॉसिज्म स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल हो जाता है? तो स्व प्रेम की भावना यानी कि शेषवावस्था। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नासिज्म आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अधिगम प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है। बहुत तगड़ी लाइन लिखी हुई है, यानी कि आप अंतिम रूप से कोई प्रोडक्ट है जो अधिगम को नहीं कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बढ़िया ये है, बाकी भी बढ़िया है। अप्रकट प्रक्रिया, अनायास होता है, अस्थायी परिवर्तन कह सकते हैं उसको। और नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया, प्राय दीर्घकाल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाएगा। वो कहीं ना कहीं हाँ कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण से विरल ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा के कौन से पक्ष पर बल देता है? तो बिरले ही पूरी होती हैं। और ये चीज है जो किस तरीके से सेट होगी, या तो वातावरणीय कहीं नहीं कह सकते हम, अंतःक्रियावादी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा उसके लिए, क्योंकि अवधि है वो बहुत ज्यादा है और भाषा की कमी है वो निश्चित रूप से दर्शाएगा, क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, ये हम जानते हैं। और इंटरेक्शन के द्वारा, आपस में बातचीत के द्वारा ही बहुत सारी चीजें वो सीखता है, जिनमें भाषा सबसे महत्वपूर्ण होती है। 59 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्बलन से होती है? तो सतत तो नहीं आएगा, विच्छिन्न और आंशिक, क्योंकि विलोपन की बात कर रहे हैं हम। तो फिर 2 और 3 यानी कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा नंबर भी देखते चलते हैं साथ में, ताकि आपको मिलान करने में सुविधा रहेगी। कौन सा कथन असत्य है? सारे कथन पढ़ लीजिए और उसमें से कोई एक कथन असत्य है, उसका आपको पता लगाना है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से है। अधिगम परिपक्वता से संबंधित नहीं है, कहीं ना कहीं है, तो सीधा आप ये नहीं कह सकते कि परिपक्वता से संबंधित नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन ही इसमें असत्य हो गया है। संवेग हमारी क्रिया निर्देशित करते हैं, बिल्कुल, जैसे गुस्सा आना है या रोना, जो भी ऐसी चीजें हैं वो, तो उसके आधार पे हम कोई ना कोई एक्शन लेते हैं। अधिगम अभ्यास प्रशिक्षण से संबंधित है। अभी आप यही काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं अभ्यास एक तरीके से। जब भी आपको क्लास में या जब भी पढ़ते हैं आप, तो कहीं ना कहीं अभ्यास है और उससे आप जो सीखते हैं, और इससे संबंधित है ये। आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अगर आपको किसी प्रकार की कोई आदत बनानी है या मतलब बिगड़ती है आपकी, तो उसमें जो भूमिका है वो किसकी रहेगी? तो देखो, चारों ऑप्शन, चार में से एक तो उपयुक्त सभी है जैसे। और यहाँ अगर कोई एग्जाम में जब भी प्रश्न आए सबसे महत्वपूर्ण शब्द अगर आता है, तो फिर वहां पर उपयुक्त सभी नहीं आएगा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है उसको मानेंगे। तो यहाँ अभिभावक, शिक्षक और सहपाठी सभी हैं। कहीं ना कहीं आदतों के निर्माण में तीनों की भूमिका है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है हमेशा कोई भी एक बालक है वैसे, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर केंद्र बिंदु है, हम जब पढ़ रहे हैं उस समय, तो बालक ही है। बालक की आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है अभिभावकों की। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, या मतलब बच्चे कह सकते हैं, जिनके अभिभावक बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो है जो कहीं ना कहीं मिस टाइप हो जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव आते हैं जो जल्दी से आ जाती हैं अच्छे परिवार के बच्चों में भी। तो उसके लिए अंतिम रूप से भूमिका है वो अभिभावक निभाते हैं। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार बच्चे किससे सीखते हैं? तो बांडुरा मानते थे कि बालक है जो देखता है, अवलोकन करता है, उससे बहुत सारी चीज़ें वो सीखता है। तो यह पुनर्बलन, परीक्षा और अवलोकन में अवलोकन से हो जाएगा। अवलोकन का मतलब देखना, किसी चीज़ को जांचना, परखना और उससे सीखना। फिर अगला प्रश्न है 63 नंबर का, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? बहुत ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ता है। तो अनुकरण, क्योंकि व्यक्तित्व, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी के अनुकरण या किसी को देखकर उसको सीखते हुए वहां काम करना, वो जो प्रभावित करता है, तो अनुकरण अधिगम इसमें आ जाएगा। प्रयास और त्रुटि में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो प्रयास और त्रुटि में अगर आप प्रेरित हैं किसी चीज से, तो फिर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और कहीं ना कहीं वो प्रयास करने के लिए आप कहीं ना कहीं से प्रेरित रहेंगे। तो प्रेरणा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। 65 नंबर पे, हाँ, प्रेरणा को राजमार्ग भी कहा था, उस हिसाब से आप समझ लेंगे, याद रह जाएगा ये। सामाजिक, खाने पीने और सोने के शौकीन था, खुश मिजाज
स्वभाव को क्रेसमर ने क्या कहा था? पिकनिक बनाते हैं कुल मिला के, खाने पीने और सोने के शौकीन मतलब पिकनिक, ऐसे याद रख लो, बढ़िया है। खुश मिजाज, जब ये आप भी घूमने जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मिजाज खुश रहेगा, खुश रहेंगे आप। आगे है, क्रेसमर के अनुसार किस प्रकार के व्यक्तित्व में मानसिक रोग उत्पन्न विवाद के लक्षण विकसित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है? तो इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, क्रेसमर वर्गीकरण कर रहे हैं और बात कर रहे हैं मानसिक रोग उत्पन्न विवाद के लक्षण की। तो ये होते हैं एस्थेनिक, उनके बारे में। जैसे एथलेटिक है तो बॉडी बहुत बढ़िया है, सॉलिड है और इस तरह के हैं, कुछ मिजाज टाइप के हैं तो पिकनिक है, नाम ऐसे ही है। कुल मिला के एस्थेनिक याद रखना पड़ेगा आपको, मानसिक रोग या उन्माद रोग जिनको कह सकते हैं, एस्थेनिक। धनंजय ने पै को बै जैसा लिखा, फिर भी शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की, यह पहले प्रयास से सफल यह प्रविधि कौन सी थी? तो अगर धनंजय है वो पै को बै लिख रहा है और शिक्षक है फिर भी बढ़ाई कर रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पर यह प्रविधि कौन सी रहेगी? शेपिंग। ओवरऑल वो जो डीमोटिवेट नहीं हो जाए उसके लिए आपको प्रयास करना रहता है। ये जैसे 67 नंबर वाला जो प्रश्न है आप इसको देखेंगे, शेपिंग का मतलब हम 2-3 तरीके से लगाते हैं। जैसे एक तो आप आकार दे रहे हैं उसको, कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट है, नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बनाए रखने, बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई थी? मास्टरों के गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, हालांकि ये राष्ट्रीय योजना है और मुझे भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए इसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल उद्देश्य है उससे मास्टर इससे भटक जाता है। 15 अगस्त 1995 आपको इसमें याद रखना है। 69 नंबर जो प्रश्न है, चौराहे पर लाल बत्ती को देखते ही वाहनों को रुकने का संकेत है, वो कौन से अधिगम का उदाहरण है? क्या बात है, शानदार प्रश्न है ये। इसको हम कहेंगे प्राचीन अनुबंधन, क्योंकि बहुत समय से हम जो रेड जो लाइट है उसको नेगेटिव वे में समझते हैं और वो फटाफट से आदमी है जो समझ भी जाता है इसको। नेक्स्ट है, अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या चीज आवश्यक है? तो देखो, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति निश्चित रूप से, विद्यालय का जनतांत्रिक वातावरण व पद की सुरक्षा। जनतांत्रिक वातावरण का मतलब ये हो गया, कोई तानाशाह नहीं होना चाहिए स्कूल में कि वो अपनी मतलब दादागिरी चलाने लग जाए। पद की सुरक्षा बहुत जरूरी है। पर्याप्त शिक्षण सामग्री उसके पास होनी चाहिए, मतलब पढ़ाने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से एक विशेषता के आधार पर अलग होता है। यहाँ जितनी विशेषताएं दे रखी हैं उनमें से तो हम देखेंगे, जैसे मजबूत भावनाएं, पसंदगी नापसंदगी। अब यहाँ हम उसको बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं कर सकते, वर्गीकृत नहीं कर सकते। और अगला है, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये काम करता है केवल और केवल बहिर्मुखी जो व्यक्तित्व वाला विद्यार्थी है। बहिर्मुखी नहीं हो गया, बहिर्मुखी। तो यहाँ जो दूसरा ऑप्शन है उसमें एक नहीं आएगी कैटेगरी। अंतर्मुखी है वो ये काम नहीं करेगा, वो जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है, वो मन ही मन परेशानी होता रहता है खुद से। तो इसका मतलब दूसरा है वो अलग करता है दोनों को, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है। निश्चित रूप से दोनों ही काम करते ही हैं, तो बोलने की अपेक्षा लिखने में दोनों हो सकते हैं, या एकदम से अलग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो निश्चित रूप से उनको अलग कर रहा है। और आगे हम बात कर रहे हैं 72 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी। 72 में हमसे पूछा गया है कि शेषवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो जब भी हम देखें, जैसे शेषवावस्था में रटने का क्या काम है भाई, फिर भी देखना पड़ेगा। रटने पर आधारित स्मरण शक्ति नहीं है क्या? तो कोई भी जैसे बालक है उसको तो रटना पड़ेगा। आत्मगौरव की प्रवृत्ति हो सकती है छोटा मोटा, अनुकरण की प्रवृत्ति तो सबसे ज्यादा है इसमें। अगर ये सब पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी है तो अनुकरण। क्रिएटिविटी उसमें नहीं आती, रचनात्मकता नहीं आती है, खुद से वो कोई इस तरह का चला के काम नहीं करता है। इसका मतलब जो नहीं है नेगेटिव के लिए जो पॉइंट आएगा, वैसे ये जो लिखा हुआ ये भी इतना ज्यादा उससे रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सबसे कम रिलेवेंट में रचनात्मकता आ जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति तंत्र सबसे संतोषजनक रहेगी? तो अगर हम देखें, जैसे तादात्मीकरण है, विवेकीकरण है, अति कल्पना है। अब अति कल्पना का मतलब हो गया संतोषजनक होगी, सबसे संतोषजनक किसके लिए? शारीरिक निर्योग्यता। अब निर्योग्यता का मतलब आपको समझना है ऐसे, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल नहीं सकता है, या फिर जैसे कोई खेल है और वो शारीरिक किसी समस्या के कारण है जो खेल नहीं सकता है, तो उसको क्या इमेजिनेशन के साथ ही मतलब काम करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अति कल्पना। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, क्या है?
तो क्रियात्मक गतिविधि, क्रियात्मक नहीं कहेंगे इसको, भावात्मक भी नहीं कहेंगे, संज्ञानात्मक कहेंगे, क्योंकि उसका जो संबंध है सीधा चिंतन का वो जो संज्ञान से है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कैसे होते हैं? तो व्यक्तित्व के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें जैसे बहिर्मुखी हैं तो सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है और तनाव मुक्त होते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो जिंदगी में हम उनको असफल नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्तर पर जब हम जोड़ बाकी लगाएं अगर कि उनका आर्थिक स्तर कैसा है या किस लेवल पर वो है जो सफल है, तो वहां आपको वो असफल मिलेंगे। लेकिन सामाजिक और जो उनका व्यवहार है वो काफी मित्रतापूर्ण रहेगा, सामाजिक रूप से वो बहुत अच्छे से कनेक्टेड रहेंगे और कभी भी उनको फालतू का तनाव नहीं रहेगा। इस तरह की प्रवृत्ति निश्चित रूप से उनमें होती है। तो यहाँ दोनों ही चीजें हैं, यानी कि अ व ब दोनों, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर जो प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है, एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो इसमें व्यक्तित्व की बात की जा रही है बालक के, तो फिर समाज मिति विधि का आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जो विभेद कर सकती हो, चार में से एक सही, वो वाला वस्तुनिष्ठ। आगे है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं हो पाता है? तो अगर हम बात करें यहाँ जैसे अहम केंद्रिकता, तो अहम केंद्रिकता है वो कम होती है, अभिरुचियां होती हैं, तर्क शक्ति होती है, प्रेक्षण की योग्यता आ जाती है, उसमें अहम केंद्रिकता कम होती है थोड़ी। तो स्वतंत्र में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार वातावरण में परिवर्तन या स्थिरता दोनों को पहचानने एवं समझने की क्षमता है, और इसको क्या कहा जाएगा ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन, संरक्षण, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परिवर्तन या स्थिरता दोनों को पहचानना है और समझने की क्षमता है, यानी कि इसका मतलब वो दिमाग में कोई भी विद्यार्थी है वो वातावरण के साथ उन चीज़ों को मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता, ओवरऑल मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसको, लेकिन कुल मिला के उनकी उसके पास है जो समझ तो होती है। अनुकूलन अलग होता है, अनुकूलन का मतलब आप वातावरण के अनुसार ढल रहे हैं, तो अनुकूलन है आप सही तरीके से हैं जो कोई विचार कर पा रहे हैं, तो वो अमूर्त संकल्पना आपके मन में है तो संज्ञानात्मक हो जाएगा, और विचारों के स्तर पे ही काम कर रहे हैं तो मानसिक संक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट 79 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का नियम नहीं है? अब विकास का नियम नहीं है का मतलब हो गया विकास में परिवर्तन होता है, चलो परिवर्तन का नियम हो गया, विकास परिपक्वता या सीखने की उपज है, कहीं ना कहीं ये तो सही है। विकासात्मक पैटर्न में पूर्वानुमेय गुण होता है, बिल्कुल अनुमान लगाया जा सकता है। भाई आप शुरू के जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा टेस्ट अगर आपने दिया है, जैसे अपना जो वो 15 दिन वाला टेस्ट चल रहा है, अब यहाँ पर स्कोर से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अंत में जब भी रिजल्ट आएगा तो वो किस विद्यार्थी का, या फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितनी प्रोग्रेस की है, यहाँ से यहाँ तक में कितनी प्रोग्रेस की है, उससे भी अनुमान लगा लिया जा सकता है। विकास वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल है, ये भी सही है, तो इसका मतलब विकास में परिवर्तन होता है, ये नियम नहीं है, होता तो है, ये तो सही बात है। नेक्स्ट है 80 नंबर प्रश्न, कूट संकेत के आधार पे आपको उत्तर देना है। अंतर्नोद आवश्यकता से उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं ये जो सही बात है, और जैसे प्यास लग रही है वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। किसी चीज की कमी की अवस्था को आवश्यकता कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। प्रोत्साहन से आवश्यकता की पूर्ति एवं अंतर्नोद की कमी होती है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हो गया उपरोक्त सभी कथन है जो क्या है, सत्य है। 81 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो आपको ये देखना है कि अच्छे समायोजन में कौन नहीं आता है। अपनी शक्तियों सीमाओं का ज्ञान, तो ये तो अच्छे समायोजन की विशेषता हो गई एक तरीके से, आपको हमेशा आपकी जो पावर है, आपकी लिमिटेशन है, बाउंड्रीज है, उनका नॉलेज अगर आपको है तो फिर आप एडजस्टमेंट बहुत अच्छा कर पाएंगे। आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, कहीं ना कहीं इसको भी पर्याप्त स्तर शब्द से हम मान सकते हैं कि ये ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की क्षमता, भाई जीवन में हमेशा अच्छी परिस्थितियां आपके साथ नहीं रहने वाली है, लोग बाग भी बहुत सारे हैं जो उल्टे पुल्टे रहने वाले हैं, तो आपको उनसे जूझने की क्षमता विकसित करनी पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं अच्छे समायोजन की विशेषता कहलाएगी। महत्वपूर्ण गलतियां खोजने की अभिवृत्ति, ऐसा काम आपको नहीं करने की आवश्यकता है, तो चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, गलतियां महत्वपूर्ण नहीं होती। प्रशांति पहले सामाजिक शास्त्र की परीक्षा के लिए, बाद में मनोविज्ञान शास्त्र के लिए तैयार हुई। सामाजिक शास्त्र की परीक्षा लिखते समय उसे मनोविज्ञान शास्त्र के सिद्धांत याद आने के कारण परेशान हो गई। तो ये वैसे नाम प्रशांत सुना है, यहाँ प्रशांति आ गया, कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा यूनिक सा नाम मिल रहा है लड़की का। इसका क्या कारण है ये हमसे पूछा गया है। तो जैसे अग्र सक्रिय पुरोगामी अवरोध, प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन, तो ये तो इसमें नहीं आएगा।
और इसको फ्लैश बैक कहते हैं, ऐसे पश्यव्यापी तिरोगम अवरोध, रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो इसमें सही है। हम जिसको फिल्मी भाषा में या इसमें जिसको फ्लैश बैक कहते हैं एक तरीके से, अंग्रेजी हिंदी में भी और इसके लिए अगर शब्द आए तो पूर्व दीप्ति जिसको कहा जाता है, पूर्व दीप्ति शब्द यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि सामाजिक शास्त्र के बाद फिर वो मनोविज्ञान शास्त्र के बाद, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इनमें कनेक्ट करती है, कहीं ना कहीं समाज से मनोविज्ञान है वो जुड़ा हुआ ही है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 82। 83 में हमसे पूछा गया है कि पिछला अधिगम वर्तमान अधिगम विषय के पुनः स्मरण में बाधा पैदा करता है, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वगम अवरोध या अग्र सक्रिय। क्योंकि आप पहले से कोई चीज सीख कर और बाद में कोई नई चीज है उसमें उसके कारण ही समस्या आ रही है, तो उसको हम पूर्वगम या अग्र सक्रिय कहेंगे। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यता का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है। यहाँ पर जो 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना प्रतिरूप की बात की गई है और जो क्रम है वो पूछा गया है। ये प्रश्न मुझे लगता है 84, अब वैसे मोस्ट है सारे प्रश्न, ऐसे नहीं कहूंगा कि केवल यही मोस्ट है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में ज्यादातर विद्यार्थी उलझ जाते हैं। तो अगर आप उलझ जाते हैं तो फिर इसको आप ट्रिकली याद कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसमें आता है वो जो बुद्धि संरचना प्रतिरूप है मॉडल है उसमें संघटक, उसके बाद संक्रिया आती है और लास्ट में रिजल्ट के रूप में जो प्रोडक्ट आता है, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है जो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। क्या बात है, यह सर्वोत्तम उदाहरण किसका है। तो अगर बालक हैं, जैसे उसने एक मूवी देख ली, वो जब भी बाहुबली फर्स्ट और सेकंड मूवी आई थी तो सेकंड में कटप्पा ने क्यों मारा, ऐसे तो वो क्यूरियोसिटी जागृत हो गई थी बहुत ज्यादा। तो केवल आंतरिक अभिप्रेरणा ही कहा जाएगा, क्योंकि उसको कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप है जो कोई चित्रकथा है उसको पढ़ो। निश्चित रूप से उसको खुद को मन में आ गई ये, मतलब उसके मन में ये विचार आ गया कि यार उसके साथ क्या हुआ होगा, परिवार के साथ क्या हुआ होगा। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने भी देखा होगा, कहीं ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जैसे कोई छोटा मोटा विषय या इश्यू आया था तो आपने जो बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लोर करने का प्रयास किया होगा, चाहे गूगल से हो चाहे जो भी हो कुल मिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में एकदम सही कथन है। तो तीसरा ऑप्शन है विकास एक संचयी प्रक्रिया है। वो क्योंकि बालक हैं उसके दिमाग में बहुत सारे जो विचार हैं, चीजें हैं, ज्ञान है, वो संचय होता जाता है और वो व्यक्ति के रूप में विकास कर लेता है। आगे 87 है एक बालक बुद्धि में औसत, उपलब्धि प्रेरणा में उच्च, सृजनात्मकता में निम्न और सामाजिक विकास में औसत है, तो ये किस प्रकार की भिन्नता के अंतर्गत आएगा। तो देखो, अगर बुद्धि की हम बात कर रहे हैं या उपलब्धि प्रेरणा की बात कर रहे हैं, सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो है जो अंतः वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम वहां पर आराम से उनको वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये इस टाइप का है, ये निम्न है, ये इस बात में उच्च है। सिखा सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत देने वाले व्यक्तित्व कौन है। तो वैसे सीखने के व्यवहारिक सिद्धांत जैसा जो ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर नहीं दे रखा है, क्योंकि हम कहें अगर थान आएगा तो उन्होंने व्यवहारिक में कोई बात ही नहीं की थी। व्यवहारिक में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो व्यवहारवाद से जुड़ाव रखता है वो है वाटसन, जेबी वाटसन। तो इस प्रश्न में ऐसे कह सकते हैं हम कि कोई आंसर ही नहीं है। नेक्स्ट 89 नंबर जो क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी कि कैसे और क्यों। और सेकंड है उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जा सकता है, वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, क्या चीज है उसको बढ़ावा देना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड थिंकिंग पैटर्न की ओवरऑल क्लास में जो एकीकृत सोच है उसको डेवलप करना चाह रहा है। क्योंकि यहाँ पर कैसे के साथ साथ एक प्रश्न और जोड़ दिया उन्होंने कि क्यों है, और एक प्रश्न है और अलग अलग उत्तर हैं, और लास्ट में जाकर उनको एक जय करने का प्रयास किया गया, यानी इसको हम कह सकते हैं समानता नहीं कहेंगे, एकीकृत सोच कहेंगे। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर आच्छाद रखता है। यह क्या कहलाता है, इसको हम क्या कहेंगे, दबाव कहेंगे या फिर कहेंगे वास्तविकता। आमोद सिद्धांत तो बहुत अलग हो जाएगा, दबाव या वास्तविकता कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो आच्छाद है यानी कि
दबाव में है। जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित को किसने हीन भावना कहा था? जब अल्फ्रेड एडलर अपनी पुस्तक में ये लाइन लिखते हैं नेगेटिविटी के बारे में या हीन भावना, मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कमजोरियों से निकलने में असफल हो जाते हैं बहुत सी बार, जैसे गलत आदत है या और भी कुछ चीज़ें हैं कि कोई चीज़ याद करना चाह रहे हैं नहीं हो पा रही हैं, या जब भी डेली का टारगेट बना रखा है लेकिन कभी भी पूरा नहीं करते हैं, तो वहाँ हीन भावना की बात जरूर आने ही आनी है। तो ये बात है जो किसने कही थी? अल्फ्रेड एडलर ने, कि वो प्रवीणता हासिल करना चाहता है, स्किलफुल तो होना चाहता है, लेकिन अंतिम रूप से वो ऐसा नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग कौन सा है जिसको कि पढ़ाया जाए? मतलब बहुत हायर लेवल नहीं कह सकते, 50 से 70 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ को लग रहा होगा कि शिक्षणीय वर्ग का मतलब क्या है, कि आप इनको तो दे सकते हैं, यहाँ के बाद फिर बाकी जो हैं जैसे शिक्षणीय है सारे के सारे, लेकिन 50 से नीचे अगर स्थिति है 30 से 50 के बजाय शिक्षणीय वर्ग किसको माना जाता है? 50 से 70 को माना जाता है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, व्यवहारिक बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, प्रैक्टिकल एकदम। नाइन्टी थ्री के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 94 नंबर जो क्वेश्चन है उसको। 94 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है, यानी कि यहाँ जो 94 नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है हम वहां से कुल मिला के 3 तो डिसलेक्सिया की विशेषताएं भी देखने वाले हैं। जैसे वाचन परिशुद्धता, गतिता, बोध की समस्या आती है, डिसलेक्सिया में सबसे बड़ी समस्या है ये। सीधेता, उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, निश्चय कहाँ से होगा भाई? अनिश्चय होगा, यानी कि दूसरा है वो विशेषता नहीं रहेगा। लिखने की धीमी स्पीड होती है, याद करने में उसको कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया में आएगा। और 95 में प्रश्न पूछा गया है कि असत्य कौन सा है? तो देखो, पहला है खोज अवस्था पूर्व संक्रियात्मक कही जा सकती है। बच्चों का चिंतन वयस्क से गुणात्मक रूप से अलग होता है, न कि मात्रात्मक, निश्चित रूप से सही है। मतलब सोचते तो खूब हैं वो, लेकिन जो क्वालिटी होती है उसमें अलग कह सकते हैं। लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह कथन लैंगिक रूढ़िवादी धारणा का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। कमजोर बताया गया मतलब यहाँ लड़कियों को। शब्दों को सही समझ जाना व लिख जाना अधिगम निर्योग्यता, अरे भाई योग्यता है वो, चौथा ऑप्शन है जो इसमें असत्य है। नेक्स्ट है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। कौन से बच्चों की या कब? पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय तुलना की गई है, मतलब कि बाल्यावस्था में जो पहले की अवस्था है और बाद की अवस्था उसमें तुलना की गई है। और शारीरिक वृद्धि दर तो निश्चित रूप से शुरू में ज्यादा होती है, यानी पहला ही कथन है वो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? तो टीएटी है वो स्थिति प्रेक्षेपी जिसको कहा जाता है, अवलोकनीय नहीं है, स्थिति प्रेक्षी के अंतर्गत आ जाएगा। टेट 10 कार्ड वाला जो भी आपने पढ़ रखा होगा। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्फ्रेड बिने, पहला ही ऑप्शन इसमें आएगा। 99 नंबर पर जो क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? देखो, यहाँ पर अनुभवों के आधार पर सोच रहा है, इसका मतलब उसकी जो थिंकिंग है वो कैसी है? प्रैक्टिकल है, मूर्त है, व्यवहारिक है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतः दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो विशेषता नहीं है कहा गया, आकस्मिकता अंतर्दृष्टि में सबसे नंबर 1 रहेगी। भविष्योन्मुखी सोच, क्योंकि ये अगर सोच है तो फिर उसको हम अंतर्दृष्टि नहीं कहेंगे, इनसाइट नहीं कहेंगे। नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया कर सकते हैं हम, अचानक से कोई नई परिस्थितियां बनी है और उसमें आपको एक्शन लेना है। अनुक्रिया का सहज से होना, बहुत सी बार हम जब एक्शन का रिएक्शन होता है तो वो उसको इजी वे में अगर हम कर रहे हैं ये काम, तो फिर वो सहज से होना इसमें विशेषता में आ जाएगा। और अगर हम भविष्योन्मुखी सोच रखते हैं तो वो अंतर्दृष्टि नहीं रहेगी, दूरदृष्टि कहते हैं उसको। तो 100 प्रश्न हमने देख लिए हैं, लगभग घंटे भर का समय आपका साइकोलॉजी के दौरान में जाने वाला है। अब आपको करना क्या था, जो वापस से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये सारा का सारा मैटर आपके पास है, कहीं ना कहीं नोट्स बना रखे हैं, तो वहां पर आपको क्रॉस चेक करना है एक तरीके से कि जो प्रश्न बना है वो मेरे पास लिखा हुआ है या नहीं है, या फिर प्रश्न लिखा हुआ है लेकिन मैं उसको सही हल कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, क्लास में अगर मैंने पढ़ा है तो वो चीज़ मेरे समझ में आई थी या नहीं आई थी।
और जो प्रश्न यहाँ पर ये जो अपने 100 प्रश्न है, इनमें से कोई एक आध प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, 1-2 प्रश्न हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत आंसर्स को लेकर भी थोड़ी मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो पुराने जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, काफ़ी सारे प्रश्न तो उनमें से ही शामिल कर रखे हैं यहाँ पर, तो उसको क्रॉस चेक कर लिया जाएगा। और आपको निश्चित रूप से अपने जो नोट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो छूट रहा है कोई पॉइंट, अगर जैसे व्यक्तित्व से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे प्रश्न देखे हैं, अधिगम से रिलेटेड देखे हैं, आईक्यू से रिलेटेड भी देखे हैं, बुद्धि लब्धि से संबंधित, तो वहाँ पर आपको कोई प्रश्न अगर ऐसा लगता है कि वो नोट्स में नहीं है तो आप उसको एड ऑन कर लेंगे। और अब अगले 10 दिन यही कार्यक्रम रहने वाला है आपका। हर दिन है जो आपको 100 प्रश्न हल करने हैं। से थोड़ा सा आलस्य है उसको त्याग कर अगर आप ये 1000 प्रश्न देख लेंगे तो इसके बाद हम आगे ये 1000 प्रश्न होने के बाद ऐसे प्रयास करेंगे कि 2010 के बाद जितने एग्जाम हुए हैं, चाहे वो अपने रीट के हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हो, जो भी हो, उनमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रतिदिन 50 या 100 प्रश्नों का टारगेट वो रख के और अलग अलग साल के प्रश्न हैं साइकोलॉजी में आए हुए उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ऐसा प्रश्न कोई जो एग्जाम से ही वापस रिपीट हो रहा हो वो तो कम से कम अपना गलत नहीं हो, और एक तरीके से दौरान का दौरान हो जाएगा। और ओवरऑल रहेगा तो आप लगातार रोजाना ही मतलब कि शॉर्ट में या स्पीडली आप 1 घंटे 2 घंटे में साइकोलॉजी को कैसे पूरा देख सकते हैं, वो भी एक थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, अब अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है आपके लिए भी ये। और आप फीडबैक भी दे सकते हैं यहाँ कि ये जो प्रक्रिया है वो ठीक है, या सीधे आंसर की भेज दी जाए तो वो ठीक है, या थोड़ा टाइम लेकर 1.5-2 घंटे का बनाया जाए इसी वीडियो को और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया जाए। तो वो सब सुझाव आपके आमंत्रित हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।